काम के लायक नहीं होते हैं। कई लोग आते हैं चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार के नाम पे या किसी पार्टी के नाम पे, लेकिन वो लोगों की खिदमत करने के बजाय एक उल्टा माहौल पैदा करते हैं, जिससे लोगों को बड़ी मुश्किलात का भी सामना होता है और लोगों को उस वक्त अफसोस भी होता है। इसलिए मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है, पहली बार हो रहा है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चुनाव, और लोगों के घर पे किधर पहुंच जाएगा। आप अपनी मर्जी से अपने मनपसंद नुमाइंदे चुन सकते हैं, इसमें कोई। रफी साहब आपने कहा कि वो लोग सामने आते हैं जो उसके लायक नहीं होते हैं, तो जरा वजाहत चाहेंगे। आपने आज़ाद उम्मीदवारों की बात की या किसी और जमात की बात की, तो वजाहतन चाहेंगे कि कौन सी जमात है, कौन से लीडरान हैं जो इस प्रोसेस के लायक नहीं होते हैं? मैं बताता हूँ आपको, जब आप इलेक्शन में नहीं आते हैं और कोई उम्मीदवार जिसको इसका कंसिडरेशन नहीं होता कि खिदमत खलक क्या होता है, पॉलिटिकल एजेंडा क्या होता है, रियासत की जम्मू कश्मीर के क्या मसाइल होते हैं, मैं आपको बताऊंगा बहुत सी जगहों पर ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव किया गया जिनको खाने पूरी के तौर पर लाया गया, उनको पता भी नहीं था हम क्या बनने जा रहे हैं और हमारे इख्तियारात क्या है, तो वो फिर ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे कहीं ख्वातीन उम्मीदवार कहीं पे हों, उनके मर्द जो होते हैं वो पार्टिसिपेशन करते हैं, लेडीज को पता नहीं होता है, एक फोर्जरी के तरीके पे उनके दस्तखत होते हैं, और नतीजा ये होता है कि पलटा ब्यूरोक्रेसी का बारी हो जाता है लोगों पे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी ये है कि ऐसे लोगों को सामने लाएं जो समझदार हों, जिनको मामला फहमी हो, पढ़े लिखे हों, आगे आए, लोगों की खिदमत करें, जानतदारी से काम करें। ये मेरा मतलब था इससे कि अच्छे लोग आने चाहिए। मीर रफी साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपके नायब सदर ने कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस को निशाना बनाया है और कहा कि अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं, अगरचे नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन है, ये लोग बाइकआउट भी करेंगे और अपने उम्मीदवार खड़े भी करेंगे। एक तो ये, दूसरा उन्हें कहा कि स्पेशल स्टेटस के हवाले से 370 और 35 के हवाले से जो गुपकार अलायंस है उनमें तजाद है, वो उनके जो बयानात है वो मैच कहीं नहीं हो रहे। तो ये जानना चाहेंगे कि एक तो तजाद कहाँ पे है, और दूसरा कि कैसे पहले ही कह सकता है कोई पार्टी लीडर कि अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं जबकि वो बाइकआउट पे है? देखिए, मैं आपको वजाहत से बताऊंगा, आप ये सुन लीजिए, ठीक तरीके से सुन लीजिए, क्योंकि मेरी नोटिस में यह आया कि गुपकार अलायंस की जो है उन्होंने ये कहा कि हमें 7 तारीख को मीटिंग है, उसमें ये फैसला होगा। मुझे लगता है हमें उसका इंतजार करना, वी विल नॉट जंप ऑन कंक्लूजन वो ये बोलेंगे या करने जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है हमें 7 तारीख के उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हम अपनी राय का इस पर इजहार कर सकते हैं। रहा सवाल जो अगर हर पार्टी में और हर ग्रुप में आपसी हम ख्याल नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, वो हमारा इशू नहीं है। तीसरी बात ये मैं चाहता हूँ कि आज का इलेक्शन हमें खाली पार्टीज को नहीं देखना, पॉलिटिकल कंपलेक्शन को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि रियासत जम्मू कश्मीर किन मुश्किलात से जा रही है। 370 और 35A को लेकर सारे लोगों को एक सदमा सा पहुंचा है। रियासत न होने की वजह से हम डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम बेख्तियार हो गए। ये सारे इशू तमाम लोगों के हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। अब अपना अपना अप्रोच होता है। हम चाहते हैं, कोर्ट में केस है उसका इंतजार कर रहे हैं, जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम कोशिश करेंगे कि हम बाइख्तियार बनाया जाए, हम कोशिश करेंगे हमें स्टेटहुड मिले। इसलिए बगैर किसी तनकीद के किसी पार्टी के लिए हम चाहते हैं कि अच्छे लोग आगे आ जाएं और रियासत जम्मू कश्मीर को। मीर साहब, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, जब आपने पार्टी बनाई, अपनी पार्टी बनाई, तो आपने भी कुछ जो बातें कही लोगों को कि हम इन बातों पे, इन मुद्दों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात कर रहे हैं और इन मुद्दों को वापस लाने के लिए हमारी कोशिश है। लैंड लॉज के हवाले से आपने बहुत बड़ी बातें कही है कि लैंड लॉज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पार्टी जो है वो फाइट करेगी। अब तो वो लैंड लॉज के हवाले से लॉज रहे नहीं हैं, बहुत सारी तरमीमें हुई हैं और आपके पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। दूसरा कि जो आपने कहा था कि रियासत को दर्जा देने के हवाले से आपकी जो पार्टी है वो कोशिश करेगी, और उसमें आपके पार्टी सदर ने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर ही इस पे फैसला आ सकता है। एक तो जॉब सिक्योरिटी के हवाले से भी आपने नौजवानों से बात की कि जॉब सिक्योरिटी के हवाले से अपनी पार्टी जो है वो फाइट करेगी। वो कहीं फाइट आपकी जो है वो ज़मीनी सतह पर देखने को नहीं मिल रही है। एक तो बयानबाजियाँ और ऊपर से आप इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनना, यही सब कुछ है। मैं बताता हूँ आपको, आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है। जहाँ तक जॉब सिक्योरिटी का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फैसला किया था यहाँ पे कि हमारी जो जॉब्स की सिक्योरिटी है वो क्लास 4 तक रहेगी, उसके बाद जब हमने बात उठाई, दिल्ली के साथ बात की, मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक मसला हल हो गया। आप आज जो भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे या देखते हैं उसके लिए सिक्योर्ड है हमारे जॉब्स। हालांकि मैं चाहता हूँ कंप्रहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत है
تاکہ نوجوانوں کو بھی اس کی اچھی ایشورنس مل جائے. لیکن جو باقی معاملے ہیں, ہم نے جو پارٹی بنائی ہم نے ضرور ان باتوں کی ایشورنس کی, لیکن ہم نے ابھی نہ کوئی ووٹ لیا نہ کوئی حکومت بنائی ہے. ہماری کوشش ہے دلی تک بات پہنچانا, ہماری کوشش ہے ان لوگوں تک بات پہنچانا. نہیں, آپ تو نئے لوگ نہیں ہیں نا, آپ سیاست میں کافی ٹائم سے, آپ سرکار میں رہے, آپ منسٹرز بھی رہے ہیں, تو یہ آپ ووٹ نہیں لینے کا مقصد نہیں ہے وہ. میں وہ بھی بتاؤں گا جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا جن باتوں کا, جیسے آپ لینڈ لاز کی بات کر رہے ہیں, آپ نے یہ کہا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا, اسٹیٹمنٹ اس پہ ضرور آیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لینڈ لاز کو یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی, ہمارے ایڈوکیٹ لینڈ لاز اپنے تھے جو ہمیں پروٹیکشن دے رہے تھے. یہ رول بیک ہونا چاہیے, یہ ہماری ڈیمانڈ ہم چاہتے ہیں, اور ہم اس پر کوشش بھی کر رہے ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں, اور آگے اگر ہمیں نہیں ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کے لیے اپنی پارٹی جو ہے وہ بنی ہے ان چیزوں کے لیے, اور ہم فائٹ کریں گے, ہم لڑیں گے گورنمنٹ آف انڈیا سے, ایک تو لینڈ لاز کے تحفظ کے حوالے سے, جاب سیکیورٹی کے حوالے سے, اور اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے حوالے سے, مگر وہ پیش رفت نہیں دکھ رہی ہے گراؤنڈ زمینی سطح پہ جیسا ہونا چاہیے تھا. آپ نے میرا شاید جواب نہیں سنا. میں نے کہا ہم جس مقصد کے لیے بنے ہم کوشش میں ہیں, اور یہ ضرور ہے کہ ہماری ساری باتیں ابھی پائی تکمیل تک نہیں پہنچی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھیں گے اور ہمت ہاریں گے. ہم کوشش کریں گے کتنا بھی ٹائم لگے, جو ہمارا ایجنڈا ہے, جن باتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہم پوری کوشش کریں گے اور پورے طاقت سے کوشش کریں گے. یہ ہمارا حق ہے, یہ کوئی ہم خیرات نہیں مانگ رہے, یہ ہونا چاہیے. ہماری کوشش ہے بھی, رہے گی بھی, اور کریں گے بھی. چلیے آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ خبریں ایسی بھی آ رہی کہ جو آپ کی پارٹی ہے, اپنی پارٹی, وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں اب تضاد دکھ رہا ہے. ایک آپ کے کئی لیڈران جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا ہے, خالی الیکشن لڑنا یا الیکشن پروسیس کا حصہ بننا ہی ہمارا مقصد نہیں تھا. خاص کر جو لینڈ لاز کے حوالے سے کہیں نہ کہیں آپ کے بہت سارے لیڈران ہیں جو پارٹی سے ناراض ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ پارٹی سے نکل بھی سکتے ہیں. دیکھیے, جہاں تک پارٹی سے ناراضگی یا ان باتوں کا ذکر ہے, میری اطلاع میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک جمہوری نظام ہے, ہر مسئلے پہ ہر آدمی اپنی رائے رکھ سکتا ہے, اور رائے کو ایک صورت دی جاتی ہے, کنسنسس جس کو کہتے ہیں. موٹا میں نے ابھی کہا آپ کو, ہم سارے لوگ, ہماری تمام ساری پارٹی لینڈ پروٹیکشن کے لیے اس کے حق میں ہے, جاب پروٹیکشن کے حق میں ہے, اسٹیٹ ہوڈ کے حق میں ہے, ریاست جموں کشمیر میں جو بے اختیاری لوگوں کی ہوئی ہے وہ دور کرنے کے حق میں ہے. اس لیے میں اس کو تضاد نہیں سمجھتا ہوں. اگر ہم کن الفاظ میں ہیں, کن وقتوں پہ بات کریں گے, لیکن کنسنسس اس بات پہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے, اور یہ ہونا چاہیے. چلیے, آپ ان کے حق میں ضرور ہے, مگر دوسری طرف جو الیکشن پروسیس ہے اگر وہ یونین ٹیریٹری میں چل رہا ہے, پہلے ہم آج کے الیکشنز کی بات ڈی ڈی سی یا پنچایت یا اربن لوکل باڈیز کے, اس کے بعد اگر اسمبلی الیکشن یونین ٹیریٹری میں ہو جائیں گے تو اپنی پارٹی اس میں بھی شمولیت کر سکتی ہے. دیکھیے, ابھی قبل از وقت ہوگا یہ فیصلہ کرنا, یہ تو انڈیویجول بات ہوگی. اگر میں کہوں گا جس طرح آج ہم بی ڈی سی کے لیے کہتے ہیں الیکشن پارٹیسپیشن ہونا چاہیے, اگر الیکشن یہاں پر اناؤنس ہوتے ہیں یا تو اسٹیٹ ہوڈ کے بعد یا اسٹیٹ ہوڈ سے پہلے, اس وقت ہماری پارٹی بیٹھے گی, اور کانسنسس جو بھی فیصلہ ہوگا لوگوں کی مرضی کے مطابق وہی کیا جائے گا. چلیے رفیع صاحب, بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری رفیع احمد میر بات کر رہے تھے, اور بات ہو رہی ہے ڈی ڈی سی الیکشنز کے حوالے سے, اور ساتھ ہی جس طرح جو گپکار الائنس کو اپنی پارٹی کے نائب صدر نے حد پہ تنقید بنایا تھا, ان کے جو پروسیس کے حوالے سے یا کرنی اور کتھنی میں فرق ہے, چاہے ہم اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں یا اسپیشل اسٹیٹس کے حوالے سے بات کریں. ایسے بھی اب خبریں آ رہی ہے کہ جہاں لینڈ لاز کو نہیں بچایا جا سکا, کیونکہ اپنی پارٹی کا اگر منشور کی ہم بات کریں, لینڈ لاز, جاب سیکیورٹی اور اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کا انہوں نے نعرہ دیا تھا, اور ان چیزوں کے لیے فائٹ کریں گے, وہ انہوں نے کہا تھا. کہیں نہ کہیں اپنی پارٹی میں بھی اب جو لیڈران ہیں وہ پارٹی سے ناراض ہے, وہ پارٹی لیڈرشپ سے خفا ہے, کیونکہ لینڈ لاز کے حوالے سے یا باقی جتنے بھی منشور کہے گئے تھے ان پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ایک بڑا جو گروپ ہے وہ اپنی پارٹی لیڈران سے اس حوالے سے ناراضگی بھی دکھا رہے ہیں. ناظرین, آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. اسپیشل رپورٹ میں بات کریں گے الیکشنز کے حوالے سے, کیونکہ ڈی ڈی سی کے الیکشن یا پنچایت یا اربن لوکل باڈیز کے الیکشن کے حوالے سے اب
जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ऐलान भी कर दिया है और इलेक्शन जो है 28 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक होगा और फिर 22 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। आपको ये भी बताया कि तकरीबन 12,000 के करीब जो पंचायतों के इलेक्शन होने हैं, जहां पे 5 सरपंच के इलेक्शन होंगे और 234 के करीब जो बल्दियाती इलेक्शन है, जो वार्ड मेंबरान के इलेक्शन वो भी होंगे और डीडीसी के इलेक्शन तो पता ही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया गया है जहां पे अब इलेक्शन करवाने हैं और इसके लिए इलेक्शन जो कमीशन ने नोटिफिकेशन भी अब जारी किया है और सरकार ने अब इस हवाले से तैयारियां भी शुरू की है इलेक्शन करवाने के हवाले से। ये नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होगा, इसमें पार्टी के बगैर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है किसी भी नाम पे वो इलेक्शन लड़ सकता है, इसमें कोई पार्टी का किसी भी पार्टी की कोई मुदाखलत नहीं होगी। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट लैंड के हवाले से, जहां हाईकोर्ट की तरफ से सरकारों के लिए कहा गया कि सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार की खासकर बात करिए कि जहां कहीं भी अब जो फॉरेस्ट लैंड है, चाहे टूरिस्ट स्पॉट की हम बात करें या बस्तियों की हम बात करें, तो उनको खाली करवाया जाए और वो जो लैंड है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी तहवील में वापस ले ले। त्राल के जो गुजर बस्ती जो इलाके हैं वहाँ पे अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कई लोगों को नोटिस इजरा की है कि वो इन ज़मीन को खाली करें, क्योंकि ये ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट से ताल्लुक़ रखती है। वहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनका कहना है कि वो 60 सालों से इस ज़मीन पर रह रहे हैं। एक तो ये फॉरेस्ट ज़मीन नहीं है, फॉरेस्ट ज़मीन इससे आगे हैं, ये उनकी अपनी ज़मीन है जहाँ पे उनके आबाद व अजदाद रहते थे और आज अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ने उनके हवाले से नोटिस जारी किया है। कहीं ना ये तलवार अब गरीबों पे लटक रही है, उन लोगों पे लटक रही है जिनके घर भी नहीं है, जो खाना बदोश है। जहां हम ऑनरेबल कोर्ट की बात करें तो वहां पे जो बड़े बड़े लोग हैं, होटलर्स जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने हज़ारों कनाल ज़मीन पे कब्जा जमाया है, उनके तहवील से भी ज़मीन तो लेनी है। क्या उस हवाले से नोटिस कहीं इजरा हुई है? अब गरीबों ऐसा लग रहा है कि गरीबों को मार पड़ रही है, गुजर बस्ती के लोगों को मार पड़ रही है। क्या कहना है इन लोगों का जिनका ये मानना है कि ये ज़मीन जो है वो उनके आबा व अजदाद की है, उनका क्या कहना है हम आपकी नज़र करते हैं। उसके बाद सरकार ने इस हवाले से क्या बात कही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से क्या बात कही है, वो भी हम आपकी नज़र करते हैं। हमारा मसला है, कल फॉरेस्टर साहब इधर आए, उनने नोटिफिकेशन डाला है, उनने बोला 20 दिन में तुम लोग घर खाली करो, पूरे त्राल तहसील के। उन्होंने बोला 20 दिन में ये घर खाली करो, लेकिन मौसम सरमा आ रहा है, वहाँ से हम बच्चों को ले जाएंगे कहाँ? और 1947 से पीछे हम इधर रह रहे हैं, गुजर बस्ती, चाहे बरकवाल हो, गुजर हो, इनने ज़मीन नहीं है, जो उसा नहीं, बाउंड्री जो है वो ऊपर लगी है जंगलात की, नीचे नहीं है, पहले से आबाद है। आज बोल रहे हैं हमको घर खाली करो, हमको परेशानी है, मजदूरी मिलती नहीं है, हमको खाने का टाइम रहा, खाने के लिए नहीं मिलता है रात को, हम कहाँ से मकान बनाएंगे? कौन सा पैसा है हमारे पास, हम मकान बनाएंगे? मौसम सरमा आ रहा है, बर्फ पड़ती है, हम आज मुसीबत में हैं, कल की बात नहीं है। और क्वारंटाइन था इस साल, हमारे पास क्या बचा है इधर गुजर लोग के पास? हमारा कोई मुलाजिम नहीं है, गुजर तबके का लाचार हैं, इनको पता है और गवर्नमेंट को पता है ये। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करना चाहता हूँ और गवर्नर लेफ्टिनेंट सिन्हा साहब से अपील करना चाहता हूँ, हमारी तरफ तवज्जो देखे। हमारे गुजर लोग बरकवाल जो हैं जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, सब बेघर अगर हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो सड़कों पे भीख मांगना पड़ना है। हमारे लिए हम इसे अपील करना चाहते हैं मीडिया की वजह से, हमारा कोई मसला इसके हल करे। चलिए, लोगों का इल्ज़ाम कि गरीब बस्ती में ये जो गुजर बस्ती हैं वहाँ के लोगों को अब नोटिस जारी किया गया, अगरचे ज़मीन उनके मुताबिक उनकी है, जहाँ पे 60 सालों से वो रिहाइश पजीर है, उनके आबाद व अजदाद, उनके जो लोग हैं वो वहाँ पे रहते थे, अब उनको नोटिस जारी किया गया। वो कह रहे हैं कि विंटर के, सर्दियों के महीने में वो कहाँ पे जा सकते हैं। अब हमारे साथी कौसर अहमद ने ये मामला वहाँ के जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अवंतीपोरा है उनके सामने ला के रखा है कि इन लोगों के इल्ज़ाम है कि ये उनकी अपनी ज़मीन है, वहाँ पे ये 60 सालों से रह रहे हैं, तो डिपार्टमेंट कैसे इनको नोटिस इजरा कर सकता है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का क्या कहना है, हम आपकी नज़र करते हैं। जो हमारा एरिया है फॉरेस्ट का, बहुत सारी जगहों पर उसको एनक्रोच किया गया है और आपको ये भी पता है कि फॉरेस्ट ही हमारी लाइफ लाइन है, हमारा सारा दारोमदार, हमारी मैशत का दारोमदार फॉरेस्ट पर है। अब हम आते हैं एनक्रोचमेंट के ऊपर। जहाँ तक एनक्रोचमेंट का सवाल है तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बड़ा कीन है कि इन एनक्रोचमेंट्स को इविक्ट किया जाए। अब बात रही कि ये लोग बोल रहे हैं कि
आने वाला विंटर है और विंटर सीजन में ये डिसलोकेट हो जाएंगे। हम उसके लिए एक पार्टी बनाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, उनकी मुश्किलात का भी इजाला करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें देयर इज़ नो डील इन एनक्रोचमेंट, देयर इज़ नो कम्प्रोमाइज इन एनक्रोचमेंट। तो लेकिन मेरा यह भी अर्ज है कि हमने एनक्रोचमेंट्स को कैटेगराइज किया है, इसमें वेरी ओल्ड, फ्रेश और कुछ जो लेटेस्ट है, मतलब 30 साल 20 साल, ये मतलब मीडियम। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जहां पर किसी की शिकायत जायज़ है तो उसको भी देखा इनटू कंसिडरेशन लिया जाएगा, लेकिन अदरवाइज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोट से इजरा की है। हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई हैं इसी महीने में, ड्यू कॉम के साथ भी, अपने पीसीसीएफ के साथ भी, सीसीएफ के साथ भी। तो उसमें बड़ा आजकल थ्रस्ट है कि एविक्शन ऑफ एनक्रोचमेंट। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी तामीर व तरक्की की और सरकारी महकमों के कामकाज के हवाले से, जहां अफसरान अपनी कुर्सी पे बराजमान है और लोगों की खदमत के लिए, लोगों के मुश्किलात को हल करने के हवाले से बात होनी चाहिए थी। वहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी परेशान हैं, जिनको सालों से अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड वो पूरी नहीं हो रही है। बात हो रही है नाइदगाम बडगाम इलाके की। अगर बात करें तो वडवन से लेकर जो बडगाम का एरिया है, जो वया नाइदगाम जो रोड जाता है, सिर्फ 5 किलोमीटर ये रोड चला जाता है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि 20 सालों से इस रोड को कभी हाथ नहीं लगाया गया है, इस पे कोई मैग्डमाइजेशन नहीं हुई है। रोड की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है, रोड पे चलना दुश्वार हो रहा है। जो हमने भी मुहासबा किया, जो हमने भी देखा कि रोड की हालत काफ़ी खस्ता है। अब 20 सालों से जहां महकमे R&B ने तवज्जो नहीं दी इस रोड की तरफ, रीजंस क्या है, क्या वजह है कि इस रोड को नहीं बनाया गया? लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि नाइदगाम तक जो इलाका है वो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करता है और जो बडगाम एरिया है वो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करता है। उन्होंने जो असेंबली मेंबरान हैं उन पे भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी। एक असेंबली मेंबरान ने कहा कि दूसरा करेगा, दूसरा ने कहा कि पहला वाला करेगा। तो आज तक लोगों की मुश्किलात के हल के हवाले से कोई भी इक़दामात नहीं उठाए गए। अब जहाँ पे अब गवर्नर प्रशासन है, पिछले कई सालों से यहाँ पे गवर्नर प्रशासन चल रहा है। बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए, बैक टू विलेज प्रोग्राम में लोगों के मसाइल को सुना भी गया है। उसके बावजूद भी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस रोड पे कोई काम नहीं हुआ। जहां स्टूडेंट्स को मुश्किलात हैं, जहां बीमारों को मुश्किलात हो रही है अस्पताल पहुंचाने में, लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात हो रही है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गाड़ी जो उस रोड पे चलनी थी, गाड़ी वाले इनकार कर रहे हैं क्योंकि रोड की हालत जो खस्ता है। लोगों ने और क्या कहा इस हवाले से, इस रोड के खस्ता होने के हवाले से हम आपकी नज़र करते हैं। मुश्किलात खास कर रोड सेमिड गम तम पतन सोलिंग गम सोलिंग 2015 मज गम तम ब्रो सेमिड गम 2009 मज तन पे रोडस कुन सिर्फ बठो मुनम टोट तो त्रावान ये बाकी ना कहीं कम यम वरियस गो टेंडर 2 करोड़ तो 55 लछस मगर वुनिक तान लज नम टेंडर तस गई रात तम वुचन मगर कम न लजक कहें अत दपक ओतर पतम लट वाइडनिंग ड्रेनेज थो कहें फिलहाल अगर यम चीज मकलान तम तन गई कहें रोड बिल्कुल ये रिश्ते छन रोड सत्य रिश्ते छन ये पगह हालत सो यम सुबह रूद पे पकुन बना कहें। सर सबसे बड़ा इशू जो है रोड का है सर, क्योंकि सर जब हम यूनिफॉर्म लगा के जाते थे स्कूल, सर स्कूल तक पहुंचते पहुंचते हमारी यूनिफॉर्म पूरी डस्ट से पड़ी रहती थी। सर हालत मज हुलियास मज वातान क्या वातो यूनिफॉर्म मज असल पे स्कूल पन पान करो प्रेजेंट नीट एंड क्लीन। सर यूनिफॉर्म सर बिल्कुल गर्द सत भरित अगर ये मैगडमाइज गए या वाइडनिंग गए रोडस सर सारे खुद बोर्ड इशू गए ये सॉल्व सर। हाँ सर डेवलपमेंट गए डेवलपमेंट अम सर आसान अगर डेवलप्ड कंट्री वो तत अगर इंसान एक फिर बूट पॉलिश कर बूट पॉलिश पन्निस शून सर तथ नीर तो एटलीस्ट हफ्त सर गसा योर यूनिफॉर्म लगित स्कूल मज सर पर्जनावानी इस हालत सर स्टूडेंट सं। चलिए नाज़रीन, आपने रोड की हालत देखी, आपने लोगों की बात सुनी। हमने मामला जो है महकमे R&B की नोटिस में लाना चाहा, अगरचे उनके साथ रूबरू मुलाकात न हो सकी, उनके ऑफिस गए, कहीं वो फंक्शन में बिजी थे, कहीं वो मीटिंग्स में बिजी थे, तो टेलीफोन के ज़रिए जब हमने बात की कि लोगों के इस तरह के मुश्किलात है, उन्हें कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सरकार अगर कुछ करे फिर हम प्रोसेस बढ़ा सकते, अगर सरकार कुछ करे तो महकमा किस काम का है।
महकमा आर&बी को फिर क्या काम दिया गया है? ज़रा ये भी सोचें कि महकमा आर&बी जो है कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया है। रोड्स एंड बिल्डिंग्स महकमा जो है ये कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया है। प्लान में महकमे को ये रोड रखना चाहिए था, 20 सालों से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे करीमाबाद पुलवामा के लोगों के हवाले से। उन्होंने एहतिजाज किया और उन्होंने महकमे जियोलॉजी, माइनिंग और महकमे इरिगेशन के जो जिम्मेदारान हैं उन पे इल्ज़ाम लगाया कि रात के अंधेरे में वहाँ पे माइनिंग हो रही है, जो नदी नाले हैं उनकी माइनिंग की जा रही है या जो ज़मीन है उनकी माइनिंग की जा रही है, और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। नदी नालों से जो माइनिंग हो रही है जिसकी वजह से उनके ज़मीनों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि हमने मामला कई बार जो है महकमे की नोटिस में लाया, मगर महकमे ने आज तक इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने किस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं हम आपकी नज़र करते हैं। मुतालबा सोन ये कि सानी कल गई गोड़ सारे खत्म, अत हेक आब खसित क्या सन कीर गई खत्म। वजह गो यम सात रोम शे यह बेलडोजर लग, यम सात रोम शे ये सनर गो यम यथ मज गो वह अख नफर यह जनाब यह गई ज्यादा सन, और अमि सन सो यूथन कि अ गो वह केरन आब त। अगर अल्लाह ताला थोमुत इंसान बनोमुत हवा सन खुद जरूरी दोम जुज सह गो आब रबन थोमुत जन यह इलीगल माइनिंग गसान यह मामला वातो ना तुम आज तक जनाब यम दरखास्त त्रे प्रत कुन दफ्तरस मज सह जहालजी एंड माइनिंग सो यह पुलिस डिपार्टमेंट सह इरिगेशन वल सारे डिपार्टमेंटन निश त्रुम दरखास्त, और आमुत वन कि बाबा अस बचो तो गो वन त्रेश क्या इंसानस अम बगैर हेक इंसान वन जिंद रूजित कह। अगर अड़ वन दपान ये नबरम कमिस तान ठेकेदारस हरी सुन कमिस कुछ तान हरी तुद यह मगर ये बसान कि अगर ये हालात रूद ये पान वन खान जंगी, और ये तमाम द्रामत ओतस कि सनो या पन पान मारो या मारन हम ये खान जंगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ती यसान, अगर डिविजनल कमिश्नर साहब ती यसान, अगर ये वनकस हाई कोर्ट ती यसान, अगर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा लंगर साहब यसान, आशीष मिश्रा SP साहब तमिस वन कि अगर तिम यसान कि ये खान जंगी गसन, यह गोस अकिस पे कत्ल गारत गसन, तेल ठीक। अगर नत गोस यह गसन सोरी बंद, और ये सान गुजारिश जो ये डोजर वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, इसमें से वो बाल्टी और रेत एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इसका खतरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दूसरा हाल है कि जो पानी पहले की लेवल थी, वाटर लेवल, वो तो इतनी डाउन हो गई है कि अब हमारे गांव में कुएं वगैरह भी सूख गए हैं, और हमें अब पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या मुतालबा है? अभी हमारे तो ये जो काम ये कब कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, ये तो सब बंद हो जाना चाहिए, और इसका प्रोटेक्शन बंद बन जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये ज़मीन हम बन जाएगी। अब तो हमारी जान का भी ये मसला है, तो इससे हमारे जान को भी और माल को भी बहुत खतरा है। चलिए, लोगों के इल्ज़ाम महकमे के हवाले से कहीं साजबाज को मामला तो नहीं है, क्योंकि जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो कार्रवाई तो ज़रूर होनी चाहिए थी। अगर लोगों को खदशात है कि उनको बेहतर तरीके से उनके ज़मीनों के लिए पानी नहीं मिल रहा है। अब ट्यूबवेल खोदने की बातें कही गई थी, ट्यूबवेल भी नहीं खोदे गए क्योंकि उनकी जो ज़मीन है, जो बागात हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो कार्रवाई तो यहाँ पे मुतवक्का थी, होनी चाहिए थी, नहीं होगी। हमारे साथी गाजी खुर्शीद ने महकमे के लोगों से इस बारे से बात करने की कोशिश की, उनको उनके ऑफिस में कोई नहीं मिला। टेलीफोन के जरिए तो बात हुई, कहा गया कि हम किसी और मीटिंग में हैं, तो इस पे आज हम बात नहीं करेंगे। ये रवैया है जहां पे सरकार कह रही कि लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए सरकार ऑन टोज है, यहाँ की मैन एंड मशीनरी काम कर रही है, मगर हालात इस तरह के हैं जहां सड़कों की हालत हमने आपको बताई, माइनिंग के हवाले से हमने बात की, तो कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी जहां सरकार या इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया कि यहाँ पे पंचायत के इलेक्शंस होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, DDC के इलेक्शन की, क्योंकि पंचायत में जिन लोगों ने पहले फेज़ में या दूसरे फेज़ में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, जो वैकेंट सीटें रही हैं, उन पे इलेक्शन करवाने हैं। मगर यहाँ से दूसरी तरफ हम देखें तो लोग जो है वो सियासत को छोड़ रहे हैं। जो पंचायत के लोग हैं वो अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से एक तरफ इलेक्शन करवाने की बात, दूसरी तरफ पंचायत मेंबरान जो है या सरपंच जो है या अर्बन लोकल बॉडीज़ के लोग हैं, उनके रिजिग्नेशन का सिलसिला भी बराबर जारी है। पंचकुल चाडोरा के
गुलजार अहमद सोफी जो सरपंच जो पंच थे और भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुक था ने अपना रिजिग्नेशन पेश किया। उनका कहना है कि 6 महीने पहले ही उन्होंने एक तो पार्टी छोड़ी थी और दूसरा अपने ओहदे से इस्तीफा भी दिया था। उसके बावजूद भी जो पुलिस है वो उनको तंग कर रही है कि वो अपनी जो रिहाइश गाह है वहाँ से शिफ्ट होकर किसी सरकारी रिहाइश गाह में चले जाए। उनका कहना है कि उनके यहाँ फैमिली है, उनके अहलो अयाल हैं, उनके लोग हैं, घर वाले हैं, तो वो किसी और जगह जाना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने पहले ही सियासत छोड़ दी है, उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। और क्या कहना है गुलजार अहमद सोफी का, हम आपकी नज़र करते हैं। मेरा नाम है गुलजार अहमद सोफी, रोजान छुस गोपाल से कुलीबाग तहसील चाड़ूरा। मैं आज ब्रोह 6 रेत ब्रोह दितमुत इस्तीफा बीजेपी नश। मैं बीजेपी से कहीं वाबस्तगी, मैं बीजेपी इस्तीफा दितमुत, बीजेपी कहीं वाबस्तगी में कहीं कुछ पार्टी से वाबस्तगी न बीजेपी से न कुछ पार्टी से वाबस्तगी कुछ अच्छा पुलिस दपान तुम करो कम तुम अकोमोडेशन पे। मैं अकोमोडेशन पे गसन वोल न बह तत रोकन वोल क्या मैं कोर 3 बस जान वोल कुन पर्नावान लेखनावान सब कि ये अकोमोडेशन पे बेहनी ग तत क्या कर मैं कोर मैंने कुछ पर्नाए कि गसन पगह बेचन लायक मे खानदान गसन पगह बेचन लायक, इसलिए ना कुछ पार्टी से वाबस्तगी ना मैं बस गोस पे घर खौफ रोस्ती डर रोस्ती मैं अगर मैं क्या बस पाने जिम्मेदार। चलिए नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।